अगला जो हमारा जैसे मेजरमेंट है वो है हमारा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन। तो हमें समझना है पहले कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, एक सिंपल सा आपको एक मैं एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ। जैसे कि मैंने बोला फिबोनाची सीरीज़ यानी कि फिबोनाची ऑफ अ नंबर। ठीक है, अब जो फिबोनाची सीरीज़ है होता क्या है पहले तो ये समझो और फिर समझो कि इसके प्रोग्राम्स क्या क्या पॉसिबल है। अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर n एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द फिबोनाची ऑफ द नंबर n। तो यानी कि नंबर n को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर मैं उसका फिबोनाची लिखने वाला हूँ। जैसे कि नंबर है n है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, दो चीज़ें फिक्स्ड हैं, फिबोनाची ऑफ 0 इज़ 0 एंड फिबोनाची ऑफ 1 इज़ 1। सिर्फ ये दो चीज़ें हमारे पास जो है ऑलरेडी फिक्स्ड हैं। जब फिबोनाची ऑफ नंबर की बात करता हूँ, फिबोनाची ऑफ अ नंबर n इज 0 if n is equal to 0, it is 1 if n equal to 1, और it is Fibonacci of n minus 1 plus Fibonacci of n minus 2 otherwise। तो ये आपके फिबोनाची ऑफ नंबर है। ठीक है, अब देखो फिबोनाची ऑफ 0 0 होता है, फिबोनाची ऑफ 1 1 होता है, फिबोनाची ऑफ 2 क्या होगा 0 प्लस 1 दैट इज 1, तो यानी कि पिछले दो नंबर्स का सम। फिबोनाची ऑफ 3 होगा 1 प्लस 1 दैट इज 2, फिबोनाची ऑफ 4 होगा 1 प्लस 2 दैट इज 3, फिबोनाची ऑफ 5 होगा 2 प्लस 3 दैट इज 5, फिबोनाची ऑफ 6 होगा 3 प्लस 5 दैट इज 8, फिबोनाची ऑफ 7 होगा 5 प्लस 8 दैट इज 13। तो ये होगा हमारा फिबोनाची ऑफ नंबर। तो इस तरीके से फिबोनाची ऑफ नंबर निकालते हैं। अब फिबोनाची ऑफ नंबर को निकालने के लिए आपके पास अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा प्रोग्राम मैं लिखूंगा रिकर्सिव फंक्शन। तो दो प्रोग्राम लिखूंगा यहाँ पर, एक रिकर्सिव दूसरा होगा नॉन रिकर्सिव। तो रिकर्सिव प्रोग्राम लिखेंगे फिबोनाची ऑफ अ नंबर विच इज n, it is if n equal to 0 then return 0, if n equal to 1 then return 1, else return Fibonacci of n minus 1 plus Fibonacci of n minus 2। तो ये आपके पास एक रिकर्सिव प्रोग्राम है टू फाइंड द फिबोनाची ऑफ अ नंबर, जो बेसिकली इसी मैथमेटिकल डेफिनेशन के ऊपर ये रिकर्सिव प्रोग्राम हमने लिखा है। इसके अलावा हम एक नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। तो नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम कैसे होगा, देखो इंटीजर फिबो ऑफ इंटीजर n, हम लेंगे इंटीजर प्रीवियस विच इज 0, next which is 1, or make it integer current which is 1, and then we'll take next and I। तो अपने वेरिएबल लिए इंटीजर प्रीवियस करंट नेक्स्ट एंड आई। अब हमें जिस भी नंबर का फिबोनाची निकालना है, हम देखो हमने क्या किया कि इस वैल्यू को हमने मान लिया प्रीवियस, यानी कि प्रीवियस का फिबोनाची कितना होता है हमारे पास 0। इस वैल्यू के लिए हमने बना दिया 1 यानी करंट, यानी करंट फिबोनाची हो गया हमारे पास 1। अब हमें कोई भी नंबर का फिबोनाची चाहिए, लेट अस से नंबर 1 का फिबोनाची चाहिए, नंबर 2 का फिबोनाची चाहिए, तो हम 0 प्लस 1 के फिबोनाची को ऐड कर देंगे, तो 0 प्लस 1 1 आएगा। नंबर 3 का फिबोनाची के लिए 1 प्लस 1 2 आएगा, इस तरीके से। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर हम एक फॉर लूप लिखेंगे, फॉर i इज इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, यानी कि 2 से बड़ा अगर लेटर से हमें फिबोनाची ऑफ 6 चाहिए तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 6। तो हम लेंगे i को यहाँ से कैलकुलेट करते जाएंगे आगे तक। ठीक है, तो हम बोलेंगे i इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, करंट मेक इट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस प्लस करंट, and then previous
is equal to current, and then current equal to next, like this. In the last we are going to return next. तो जो next है वो फिबोनाची ऑफ दिस नंबर को स्टोर करेगा। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। मैं फिर भी बता देता हूँ। हमने इमेजिन किया कि ये है हमारे पास प्रीवियस, दैट इज 0 इज प्रीवियस, और ये आपके पास करंट। फिबोनाची ऑफ 2 क्या होगा, दैट इज नेक्स्ट इज प्रीवियस प्लस करंट, यानी कि 1 प्लस 0 इज 1। फिर हम इन करंट और प्रीवियस दोनों को चेंज करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम ये हो जाएगा कि ये हमारा हो जाएगा प्रीवियस और ये हो जाएगा हमारा करंट, क्योंकि यहाँ पर हर बार कैलकुलेट करने के बाद हम दोनों को चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम 1 प्लस 1 यानी कि 2 को निकालेंगे, हमारा नेक्स्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा से अब ये हो जाएगा प्रीवियस, ये हो जाएगा करंट, और फिर हम नेक्स्ट को निकालेंगे एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे इस प्रोग्राम की हेल्प से। ये प्रोग्राम आपका एक नॉन रिकर्सिव फंक्शन है और ये प्रोग्राम आपका एक रिकर्सिव फंक्शन है। अब ध्यान दो, अगर मुझे फिबोनाची 5 को निकालना है तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। n की वैल्यू अगर 5 है, इफ़ n जो है वो 5 है तो कितनी होंगी। तो पहले ध्यान दो कि यहाँ पर टोटल कितनी स्टेटमेंट्स हैं। अब देखो जो स्टेटमेंट्स है ना वो काफ़ी सब्जेक्टिव भी हो सकती है, बट इतना इमेजिन करो लेट अस से कि ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। मैं सिंप्लिसिटी पर्पज़ के लिए इसको पूरे को एक ही स्टेटमेंट एज्यूम कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, दिस इज़ 1, ठीक है। तो ये हमेशा जब भी आपके पास n के कुछ भी वैल्यू हो, चाहे वो 1000 हो, 1 लाख हो, 10 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, कुछ भी वैल्यू है, ये वाली स्टेटमेंट सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपके पास एक ही बार एग्जीक्यूट होगी, दिस विल ओनली एग्जीक्यूट 1 टाइम। ये जो स्टेटमेंट है ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगी वो चेंज होगा, क्योंकि हम 2 से लेकर n तक एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी n-1 टाइम्स एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये भी आपकी n-1 टाइम्स एग्जीक्यूट। एक्चुअली इसे n-2 या n-1 कुछ भी हो सकता है, बट ज़्यादा एक मतलब बेसिकली इसको आप ऐसा समझो कि आपके पास आपने एक कार खरीदा और आपने एक बाइसिकल खरीदी। तो कार की जो कॉस्ट थी वो थी आपकी लेटर से 40 lakhs, एंड बाइसिकल की जो कॉस्ट थी वो आपकी 2000 रुपीज़। तो जब आपसे पूछा कि आपने टोटल कितने का खरीदा, तो आप उसको ये नहीं बोलोगे 40 lakhs 2000, आप उसको बोलोगे कि मैंने 40 lakhs का खरीदा, है ना। तो यहाँ पर इस वजह से जो n के अकॉर्डिंग जो n-1 प्लस 1 जो है ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो अगर प्लस माइनस की थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाए तो आप इग्नोर कर सकते हैं, बट यहाँ पर n-1 में ले रहा हूँ, इसको आप चाहे हो तो n-2 भी इमेजिन कर सकते हैं, तो उससे ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होंगे, ठीक है। तो n-1 भी ले सकते हैं, n-2 भी ले सकते हैं, जिस स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है। बट अगर मैं एक्चुअल में बताऊँ कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो ये होगा एक बार, ये वाली स्टेटमेंट होगी n-1 टाइम्स, ये हर बार इंक्रीज़ होगा, ठीक है। जैसे कि अगर i की वैल्यू 2 है तो उस समय पर इंक्रीज़ होगा, जब i की वैल्यू 3 होगी तभी एग्जीक्यूट होगा, i की वैल्यू 4 होगी तभी एग्जीक्यूट होगा, जब i की वैल्यू n होगी तब भी एग्जीक्यूट होगा, है ना। और उस समय पर फिर इस कंडीशन को हम चेक करेंगे। तो ये जो कंडीशन हमेशा इससे एक बार ज़्यादा एग्जीक्यूट होगा, तो रफली इट इज़ n-2 टाइम्स, ठीक है। अब ये जो भी स्टेटमेंट्स हैं ये अगेन आपके पास n-2 टाइम्स एग्जीक्यूट होंगी, और ये वाली जो स्टेटमेंट है वो आपके पास एक बार एग्जीक्यूट। तो रफली, आई एम नॉट सेइंग इट करेक्टली, रफली तो कितनी स्टेटमेंट्स यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही हैं, ये वाली एक बार 1 प्लस ये वाली भी एक बार प्लस ये वाली स्टेटमेंट n-1 टाइम्स प्लस ये वाली स्टेटमेंट n-2 टाइम्स प्लस ये वाली स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट है तो दैट इज़ 3 इंटू n-2 टाइम्स प्लस ये वाली स्टेटमेंट एक बार। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस 3n-6 प्लस 1। तो डिडक्ट कर लीजिए, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 5n-6 स्टेटमेंट्स यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगी। अब जैसे कि अगर मैंने बोला कि n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 5 है, तो अगर n की वैल्यू 5 है तो टोटल कितनी स्टेटमेंट हुई 5 इंटू 5 - 6 विच इज़ इक्वल टू 30 - 6 विच इज़ 24। तो यहाँ पर 24 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुई। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो n की वैल्यू है, लेट n इज इक्वल टू 1000, यानी कि n एक 1000 एक वैल्यू है n की। अगर n की वैल्यू 1000 है, छोटी वैल्यू लेते हैं,
n की वैल्यू अगर 20 है तो कितनी बार होगा, इफ़ n इज इक्वल टू 20, तो ये जो इसको अगर हम एक फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें दैट इज f ऑफ n, तो f ऑफ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दैट इज 5 इंटू 20 माइनस 6 विच इज़ 100 माइनस 6 विच इज़ अगेन 94। तो यहाँ पर 94 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, है ना। उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ n की वैल्यू हमारे पास 30 है तो फंक्शन हो जाएगा एफ एन इज इक्वल टू 5 इंटू 30 माइनस 6 विच इज़ अगेन 150 माइनस 6 विच इज़ 144। तो इतनी स्टेटमेंट्स आपके पास एग्जीक्यूट होंगे। तो अब ये बता सकते हैं कि एक्चुअल में कितनी स्टेटमेंट्स यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है। लेकिन अगर इस वाले केस को आप लें, इस वाले केस को लें, तो क्या होगा, ये एक बार होगा जब भी एक रिकर्सिव कॉल होगी, एक रिकर्सिव कॉल, समझ आ रहे हैं। जैसे कि अगर n जो है वो अगर एक ही कॉल होगी तो ये वाली एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये वाली स्टेटमेंट भी एक बार एग्जीक्यूट होगी कंपैरिजन के लिए। अगर ट्रू है तो पूरा का एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं। सिंप्लिसिटी के लिए मैं बस ये इमेजिन कर रहा हूँ कि ये हमारी एक पूरी स्टेटमेंट है। रफली एक्चुअली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्टेटमेंट्स, इफ कंडीशन और उसके आगे वाली स्टेटमेंट। तो दो चीज़ों को, दो स्टेटमेंट मैं इमेजिन नहीं कर रहा हूँ, सिंप्लिसिटी के लिए इमेजिन कर रहा हूँ, ये एक बार और ये एक बार। अब यहाँ पर कितनी होगी और यहाँ पर कितनी होगी वो डिपेंड करता है, ये दोनों डिपेंड करते हैं। कितनी होगी इसको मैं एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आपको। देखो, अगर मैं फिबोनाची ऑफ 5 कॉल करता हूँ इस केस में, जैसे यहाँ पर फिबोनाची ऑफ 5 कॉल करेंगे तो हमारे पास टोटल 24 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ पर कितनी होगी, देखो हमने बोला फिबोनाची ऑफ 5, ठीक है। फिबोनाची ऑफ 5 के केस में पहले हम कॉल करेंगे, देखो फिबोनाची ऑफ 5 क्या होगा, फिबोनाची ऑफ 4 प्लस फिबोनाची ऑफ 3, दिस इज एक्चुअली 2, सो दिस स्मॉल मिस्टेक, सो दिस इज फिबोनाची ऑफ 4 प्लस फिबोनाची ऑफ 3, तो होगा फिबोनाची ऑफ 4 प्लस फिबोनाची ऑफ 3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, फिबोनाची ऑफ 4 के लिए क्या होगा, फिबोनाची ऑफ 3 प्लस फिबोनाची ऑफ 2। फिबोनाची ऑफ 3 के केस में क्या होगा, इट इज फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1। ऐसी फिबोनाची ऑफ 2 क्या होगा, दैट इज फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0। अब फिबोनाची ऑफ 1 की वैल्यू हमें पता है 1, फिबोनाची ऑफ 0 की वैल्यू हमें पता है 0, इसकी वैल्यू हमें पता है 1। फिबोनाची ऑफ 2 के केस में हमारे पास होगा फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0, ठीक है। इस केस में फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1, फिबोनाची ऑफ 2 केस में फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0, यानी कि इतनी सारी रिकर्सिव कॉल्स होंगी। इसके लिए हमें पता है 1, इसके हमें पता है 0, इसके हमें पता है 1, इसकी 0 और इसकी 1। तो हर एक केस में हमारे पास अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब देखो, जब मैंने फिबोनाची दोनों फंक्शंस को अगर कंपेयर करते हैं, रफली अगर मैं कंपैरिजन में लेके आता हूँ, ठीक है, तो दोनों हम इसमें फैक्टोरियल वाले दोनों प्रोग्राम्स को एक्चुअली मेज़र कर रहे हैं हम लोग। एक है हमारे पास रिकर्सिव प्रोग्राम और दूसरा है हमारे पास नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम, ठीक है। अब जैसे कि पूरा नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम है, मैंने बोला कि इसमें कितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही है, टोटल जो टोटल हो रही है वो 5n माइनस 6, तो हमारे पास हो रही है यहाँ पर टोटल 5n माइनस 6 स्टेटमेंट्स। इसके लिए अभी मुझे नहीं पता, इस फॉर्मूले को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला जो है कैलकुलेट करना ईजी भी है, ईजी एक्चुअली मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता, मैं इसका एक्चुअल जो वैल्यू है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो क्योंकि अभी मैंने वो आपको रिकर्शन जो कैलकुलेट करना वो अब तक मैंने आपको बताया नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि जब अगर मैं मुझे n इज इक्वल टू n की वैल्यू 0 है, अगर n की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पर कितनी होगी। अगर n की वैल्यू 0 है तो इस पूरे फंक्शन में पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और आपका काम फिनिश, तो एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। अगर n की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। एक्चुअली नेक्स्ट को भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, उस केस में नेक्स्ट इज इक्वल टू एक और स्टेटमेंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, दैट इज नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट प्लस प्रीवियस प्लस करंट, प्रीवियस प्लस करंट आप बाहर भी ले सकते हैं। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है एक कंडीशन यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि इफ़ n इज इक्वल टू 0 देन रिटर्न 0, तो एक सिंपल कंडीशन यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इफ़ n इज इक्वल टू 0
देन यहाँ पर इस फॉर लूप से पहले आप पुट करेंगे इफ़ n इज इक्वल टू 0 देन रिटर्न 0, इफ़ n इज इक्वल टू 1 देन रिटर्न 1, एल्स आप इस पूरे को एग्जीक्यूट कीजिए, एल्स आप इसको बनाइए, ये फॉर लूप को बनाइए और उसके अंदर एग्जीक्यूट। इस फॉर लूप से पहले मैं स्टेटमेंट को लिख सकता हूँ, तो इस फॉर लूप को हम एल्स में भी डाल सकते हैं, बट एनीवेज तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा करना। तो अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो इस केस में भी यहाँ पर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू लेता हूँ यहाँ पर 1, अगर n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और दूसरी स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी कंडीशन चेक करने के लिए, कंडीशन फॉल्स आ जाएगी, दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जब कंडीशन ट्रू आ जाएगी, तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। और यहाँ पर कितनी होंगी हमारे पास, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, तो यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। अगर n की वैल्यू 3 है तो क्या होगा, सॉरी 2 है तो क्या होगा। अब देखो अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या होगा, इस केस में हमारे पास एक रिकर्सिव कॉल होगी इतनी वाली, सिर्फ इतनी ही रिकर्सिव कॉल होगी। इस केस में हमारे पास इतनी रिकर्सिव कॉल्स होंगी, ठीक है। n की वैल्यू 2 है उस केस में, तो ये कितनी रिकर्सिव कॉल्स है हमारे पास, सिंपल आप इसको चेक कर सकते हो कि फिबोनाची ऑफ 2 के केस में यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों एग्जीक्यूट होंगी, यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होंगी, 1 एग्जीक्यूट होंगी, 2 एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी। तो रफली आप कह सकते हो, देखो मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा, काफ़ी बच्चे कमेंट कर सकते हैं जिसको टॉपिक पता है कि मे बी कुछ अलग है पढ़ा रहा हूँ मैं, बट जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए ऐसा है कि मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ये समझो कि एक मैं नेव पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं समझा रहा कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो। मैंने इमेजिन किया है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं आता, तो एक नेव पर्सपेक्टिव से समझाऊंगा। तो अभी मैं आपको असिम्प्टोटिक नोटेशंस अगर आपको पता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, बट थोड़ा समझने की कोशिश करो उन बच्चों के लिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो एक ऐसे पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको समझ में आए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, हम करते क्यों हैं, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 है तो इसमें हमारे पास 3 फंक्शन कॉल्स होंगी एक्चुअली। पहली फिबो 2 की फंक्शन कॉल, फिर फिबो 1 की फंक्शन कॉल और फिर फिबो 0 की फंक्शन कॉल। फिबो 2 की फंक्शन कॉल में स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों फेल होंगी, तो ये दो स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 की एग्जीक्यूट होगी। फिर तीसरी स्टेटमेंट जब ये वाली एग्जीक्यूट होगी, इसके अंदर पहली ये फंक्शन कॉल होगी फिबो 1 की, इसके अंदर भी पहली स्टेटमेंट नंबर दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और फिर ये दूसरी फंक्शन कॉल होगी, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो रफली आपके पास कह सकते हो कि 5 के आसपास, एक्चुअली इट इज़ नॉट एग्जैक्ट नंबर, इट्स एन अप्रॉक्सीमेट नंबर, जो कि एक एक्चुअल नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उसके काफ़ी क्लोज है। तो जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो हमारे पास रफली 5 के आसपास होंगी, यहाँ पे इसके आसपास होगी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट होगी, दैट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 6 विच इज़ अगेन इक्वल टू एक्चुअली 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 6 प्लस इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप कह सकते हो कि प्लस 2 भी आप यहाँ पर कह सकते हो, तो विच इज़ अगेन इक्वल टू 6 स्टेटमेंट। यहाँ पर रफली 6 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गया, आप ऐसा कह सकते हो रफली, ठीक है। एक्चुअली मैंने क्या किया, 5n माइनस 6 किया, तो इसके अंदर ये दो स्टेटमेंट्स और जोड़ दी, प्लस 2 कर दिया इसके अंदर, तो ये इतनी स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर n की वैल्यू आपके पास 3 है तो उस केस में क्या होगा। अगर आपके पास n की वैल्यू 3 है, इस केस में जब रिकर्सिव की फंक्शन को, तो पहले तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई 1, ठीक है, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई 1 प्लस, फिर जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी फिबो ऑफ n माइनस 1, तो n माइनस 1 यानी कि फिबो ऑफ 2 में कितनी कॉल्स हुई थी 5 प्लस फिबो ऑफ n माइनस 2 यानी कि फिबो ऑफ 1 में कितनी स्टेटमेंट हुई थी 2, तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, रफली 9 स्टेटमेंट्स आपके पास हो जाएगी। इस केस में कितनी स्टेटमेंट होगी, दैट विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4 विच इज़ अगेन इक्वल टू 11 स्टेटमेंट। तो यहाँ पर 11 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए। अब देखो, अगर n की वैल्यू लेता हूँ मैं 4, n की वैल्यू 4 में पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, प्लस 3 में कितनी हुई थी, प्लस 2 में कितनी हुई थी, तो रफली कितना हो गया हमारे पास, कितनी स्टेटमेंट्स होंगी, ये होगी 16 स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कितनी होंगी, दैट विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 16 स्टेटमेंट। तो यहाँ पर भी 16 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर मैं n की वैल्यू 5 लेता हूँ तो यहाँ पर कितनी होगी, 1 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 9, है ना, 16 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितनी होगी हमारे पास टोटल 27।
इस केस में कितनी होगी 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 25 माइनस 4 इज 21। ऐसे ही n की वैल्यू आप 6 लो, n की वैल्यू 7 हो, n की वैल्यू 8 लो एंड सो ऑन, तो आपको पता चलेगा कि इस रिकर्सिव प्रोग्राम के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही है वो ज़्यादा स्पीड से ग्रो हो रही है इस प्रोग्राम के अंदर। देखो इसको एक ग्राफ की प्लॉटिंग की तरीके से मैं आपको एक समझाता हूँ कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ कितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो, मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये ग्राफ है ऐसे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है n यानी कि इनपुट, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इनपुट इज यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब n की वैल्यू हमने 0 लिया, यानी कि एक्चुअली इनपुट साइज 0 है जब हमारे पास, तो दोनों में एक स्टेटमेंट हो रही है। जब n की वैल्यू 1 है तो इस रिकर्सिव कॉल को एक्चुअली मैं रिकर्सिव वाले को रेड पेन से शो कर रहा हूँ। तो अगर n की वैल्यू हमारे पास 1 है तो ये लेगा रिकर्सिव, अगर n की वैल्यू 2 है तो रिकर्सिव लेगा हमारे पास 5, जब n की वैल्यू 3 है तो रिकर्सिव लेगा हमारे पास 9, यानी कि 10 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर। जब n की वैल्यू 4 है तो रिकर्सिव लेगा 16, तो 4 के केस में हमारे पास लेगा 15 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि यहाँ पर। जब n की वैल्यू 5 है तो रिकर्सिव प्रोग्राम लेगा 27, तो यहाँ पर लेगा हमारे पास 27, यानी कि यहाँ पर कहीं पर आएगा हमारे पास 27, ठीक है। जब n की वैल्यू 6 होगी तो रिकर्सिव कितना लेगा 27 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो गया हमारे पास 27 प्लस 16 प्लस 2, ये हो जाएगा 13, 1, 43। तो अगर n की वैल्यू 6 है हमारे पास तो ये हो जाएगा हमारा लगभग यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूँगा तो ये कुछ ऐसा जा रहा है, देखो समझ रहे हो कैसे जा रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास वैल्यू 6 को, ये कर रहा है रिप्रेजेंट वैल्यू 5 को, ये 4 को, ये 3 को, ये 2 को, ये 1 को। तो ग्राफ जो है वो इस डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये किस केस में जा रहा है, इन केस ऑफ रिकर्सिव प्रोग्राम, इन केस ऑफ रिकर्सिव प्रोग्राम, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम की हेल्प से शो करता हूँ, यानी कि ये वाला जो हमारा नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम है, इस केस में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, जब n की वैल्यू 1 है तो इसमें 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, यानी कि यहाँ पर नॉन रिकर्सिव इसी के ऊपर आता है, ठीक है। जब n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 6 हो रही है, तो n की वैल्यू n की वैल्यू 1 में यहाँ पर है, 2 पे यहाँ पर 6 हो रही है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है प्रीवियस केस से। प्रीवियस केस में हमारे पास यहाँ पर था 5 के आसपास, और अब जो केस बना है वो हमारे पास 6 के आसपास पहुँच गया यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। 5 से यानी कि थोड़ा सा 5 से ऊपर, ठीक है। जब n की वैल्यू हमारे पास 3 हुई तो यहाँ पर हुई 11 स्टेटमेंट्स, तो n की वैल्यू 3 हुई तो यहाँ पर हुई 11 स्टेटमेंट, जो कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है, 10 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि उस वाले ग्राफ से ऊपर, ठीक है। जब n की वैल्यू 4 हुई तो दोनों में 16 स्टेटमेंट, तो n की वैल्यू 4 तो यहाँ पर भी 16 स्टेटमेंट। जब n की वैल्यू 5 हुई तो वहाँ हुई 21 स्टेटमेंट्स, तो 5 के केस में हमारे पास 21 स्टेटमेंट्स, यानी कि यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर 5 के केस में। जब n की वैल्यू हमारे पास 6 होंगी तो यहाँ पर कितनी होगी, दैट इज 5 × 6 - 4 विच इज इक्वल टू 26। तो n की वैल्यू अगर 6 है तो वहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास लगभग कुछ 26 आसपास इसके। जब आप उसको प्लॉट करेंगे ग्राफ के फॉर्म में तो ये कैसे जाएगा, ऐसे ये जा रहा है हमारे पास नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम, ठीक है। तो हम क्या दिखा रहे हैं, जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही है रिकर्सिव प्रोग्राम में, जितना n की वैल्यू बढ़ेगी वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, और जितनी n की वैल्यू हमारे पास नहीं बढ़ रही, जैसे रिकर्सिव प्रोग्राम में जितनी n की वैल्यू बढ़ेगी वो उससे कम ग्रो कर रहा है। तो ये जो रिकर्सिव प्रोग्राम ऊपर क्यों गया, इससे ऊपर क्यों गया, बिकॉज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ स्टेटमेंट्स, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स
number of statements in recursive program is very high as compared to नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम। यानी कि नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम के कंपैरिजन में जो रिकर्सिव प्रोग्राम में जितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं वो बहुत हाई है। तो रिकर्सिव प्रोग्राम के नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स नॉन रिकर्सिव से बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेगी। कुछ एक ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप n की वैल्यू, आप इसको इमेजिन करो, अगर n की वैल्यू लेटर से 20 हो जाए, n की वैल्यू 30 हो जाए, तो इसकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा वो कंपैरेटिवली बहुत कम होगी। तो ये जो है, ये जो प्रोग्राम है, ये बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर जा रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये जो हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन है यहाँ पर, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। लेकिन जो एक्चुअली जो नॉन रिकर्सिव फंक्शन है ये हमारा लीनियरली ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर लीनियर ग्रोथ है, यहाँ पर लीनियर ग्रोथ है, ठीक है। तो लीनियर ग्रोथ है। तो जब भी आप दो प्रोग्राम्स को मेज़र करेंगे कि दोनों में से कौन सा प्रोग्राम बेटर है, उस केस में हम बेसिकली जब नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को मेज़र करते हैं उसको चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन क्या है। कि अगर आपके पास दो फंक्शंस के अंदर आपको पता है कि कितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, पहले में कितनी एग्जीक्यूट हो रही हैं, दूसरे में कितनी एग्जीक्यूट हो रही हैं, जब दोनों फंक्शन में आपको पता है कि रेट ऑफ ग्रोथ किसका ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर हमें क्लियरली पता है कि रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो इस रिकर्सिव प्रोग्राम में जितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही है इसका रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो हम बेसिकली क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम है बड़े इनपुट के लिए इट विल परफॉर्म वर्स्ट एज कंपेयर टू दिस प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है ये बहुत बेटर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एज कंपेयर टू दिस। तो ये बुरा है, ये अच्छा है, आप क्लियरली इस ग्राफ से यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब आपको आगे पता होना चाहिए कि रेट ऑफ ग्रोथ आपको मेज़र कैसे करते हैं। जनरली रेट ऑफ ग्रोथ को मेज़र करने का जो टॉपिक है ये एक मैथमेटिकल टॉपिक है। इस मैथमेटिकल टॉपिक को अगर आप समझ जाएंगे तो आपकी सारी परेशानियाँ, दिक्कतें, आपत्ति विपत्ति सब दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको रब करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि रेट ऑफ ग्रोथ कैसे मेज़र करते हैं। मैथमेटिक्स में अगर आप एक बुक उठाएंगे केनेथ एच रॉजन विच इज़ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बुक, आप कोई भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बुक उठा लीजिए, उसमें आपको चैप्टर मिल जाएगा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन, जिसको हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन से डिनोट करते हैं। तो वहाँ से उस चैप्टर को आप पढ़ो और दोबारा से वापस आओ तो यहाँ पर समझ आएंगे। लेकिन अब मैं अभी इसको रब करके आपको बताता हूँ कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन को आप कैसे मेज़र करते हैं और कौन से हमारे पास नोटेशंस है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन को मेज़र करने के लिए, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ, फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ।